हम लोगों ने अभी तक फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो 1789 में फ्रांस में स्टार्ट होता है उसके बारे में समझा कि ये रिवॉल्यूशन क्यों हुआ, इस रिवॉल्यूशन के होने के पीछे रीजन्स कौन कौन से थे, ये रिवॉल्यूशन किस तरीके से आगे बढ़ता है और इस रिवॉल्यूशन का क्या आउटकम निकलता है। इस लेक्चर में हम समझेंगे कि इस आउटकम में हम लोग को वहाँ पे फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिला था। तो जो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ की नेशनल असेंबली के द्वारा 1789 से ड्राफ्ट करना शुरू हुआ और 1791 में कंप्लीट हो गया, तो क्या वह कॉन्स्टिट्यूशन उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है, कंक्लूड कर देता है जो वहाँ की फ्रेंच सोसाइटी में उस टाइम पे और उस रिवॉल्यूशन से पहले एग्जिस्ट कर रही थी। तो बेसिकली इसका आंसर है नो। तो चलिए देखते हैं कि ऐसा क्या होता है उस कॉन्स्टिट्यूशन में जिसकी वजह से जो रिवॉल्यूशन के बाद में फ्रांस को मोनार्ची से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची का स्टेटस मिलता है। अब वो वहाँ के जो लोग हैं वो लोग फिर से रिवॉल्यूशन करते हैं और फ्रांस को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची से रिपब्लिक बनाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन पूरे के पूरे फ्रांस में इम्पोज कर दिया गया, इनेक्ट कर दिया गया, उस कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्लस पॉइंट्स थे तो कुछ माइनस पॉइंट्स थे। और इसी के बेस पे हम समझेंगे कि वो कौन से रीजन्स थे जिसकी वजह से फ्रांस में जो लोग हैं वो लोग सेटिस्फाई नहीं थे वहाँ की फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। तो चलिए देखते हैं 1791 का जो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है कि एक तरफ लोगों को इंडिविजुअल राइट्स प्रोवाइड करता है, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट है इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ को हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, जिसका मतलब है कि ईच एंड एवरी पर्सन शैल बी इक्वल इन द आइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका निगेटिव पॉइंट क्या है, क्यों लोग डिससेटिस्फाई थे और फ्रेंच सोसाइटी में कौन सा सेक्शन था जो डिससेटिस्फाई था। बाकी कुछ लोग तो सेटिस्फाइड थे लेकिन कुछ लोग डिससेटिस्फाइड थे। तो बेसिकली थर्ड स्टेट में हमने देखा था कि थर्ड स्टेट में भी जो लोग हैं वो अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास में आ रहे थे। अपर क्लास में जो बिग बिजनेसमैन हैं, मर्चेंट्स हैं, वो लोग आ जा रहे हैं। मिडिल क्लास में जो वहाँ पे लॉयर्स हैं, कोर्ट ऑफिशियल्स हैं, वो लोग चले आ रहे हैं। और भी जो लोग एजुकेटेड हैं वो लोग भी आ रहे हैं। लोअर क्लास में वहाँ पे आर्टिसंस हैं, सर्वेंट्स थे, छोटे किसान थे, वेमेन जो गरीब थी वो लोग भी आ रही थी। तो बेसिकली उस टाइम पे जो थर्ड क्लास में लोअर क्लास है वो वहाँ की फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से डिससेटिस्फाइड था, सेटिस्फाइड नहीं था। जब भी कोई रिवॉल्यूशन होता है तो जब उस रिवॉल्यूशन में वहाँ की सोसाइटी के हर एक सेक्शन पार्टिसिपेट करते हैं तो उनकी ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर रही हैं वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स इस रिवॉल्यूशन के बाद में ख़त्म हो जाएंगी। जैसे अगर हम इंडिया का एग्ज़ाम्पल लें तो इंडिया में जब नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, नेशनल मूवमेंट चल रहा था, तो उस टाइम पे इंडिया की सोसाइटी में जितने भी सेक्शंस थे सभी सेक्शन से मैक्सिमम लोगों ने हिस्सा लिया था। और उन सब के लिए आज़ादी का मतलब, फ्रीडम का मतलब, लिबर्टी का मतलब अलग अलग था। जैसे किसानों के लिए आज़ादी का मतलब था कि हमको आज़ादी ज़मींदारों से चाहिए। जो वहाँ पे निम्न वर्ग के लोग थे, लोअर क्लास के लोग थे, उनका मतलब था कि हम लोगों को जो आज़ादी है हम लोग को यहाँ के सवर्ण लोगों से, जनरल लोगों से चाहिए आज़ादी, ताकि हमारे साथ जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन बहुत पहले से हो रहा है वो डिस्क्रिमिनेशन ना हो। वुमेन के लिए था कि वुमेन जो हैं उनको चाहिए था कि हमको भी वो इक्वल स्टेटस मिले जो मैन के कंपैरिजन में। तो सभी लोग किसी भी रिवॉल्यूशन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, इसलिए क्योंकि उनके लिए आज़ादी का जो मतलब है वो अलग अलग होता है। थर्ड स्टेट के लोगों ने नेशनल असेंबली का सेटअप किया और कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविज़न्स थे वो ज़्यादा फेवर किसके फेवर में थे, तो वो
थर्ड स्टेट के अपर क्लास और मिडिल क्लास के फेवर में थे, लोअर क्लास के फेवर में नहीं थे। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है कि जो वोटिंग राइट्स है, वोटिंग राइट्स वर नॉट अलाउड और प्रोवाइडेड टू द नॉन टैक्स पेयर्स। जो लोग टैक्स पे नहीं करते थे उन लोग के पास वोटिंग राइट्स नहीं थे। ये सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट है इस कॉन्स्टिट्यूशन का, या फिर वहाँ के आउटकम का भी। अब थर्ड स्टेट में जो लोअर क्लास के लोग आ रहे हैं, जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, डेली वेजेस पे वर्क करते हैं, उन लोगों को वोटिंग राइट्स अलाउ नहीं था। और उन लोग के पास वोटिंग राइट्स अगर उन लोग के पास नहीं है तो वो लोग क्या करते थे, वो ऐसा फील करते थे कि हमारे साथ तो कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ इस कॉन्स्टिट्यूशन का, इस रिवॉल्यूशन का, क्योंकि गवर्नमेंट को बनाने में हमारा कोई रोल है ही नहीं और हम लोगों को उस गवर्नमेंट के अंदर और उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में क्या करना है, रहना है। तो बेसिकली थर्ड स्टेट के लोअर क्लास के जो लोग थे वो लोग डिससेटिस्फाइड थे। तो ये तो हमने देख लिया कि 1791 में क्या प्लस पॉइंट थे, क्या माइनस पॉइंट थे, यानी कि पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। अब देखते हैं कि ऐसा क्या होता है इसकी वजह से कि कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची को अबॉलिश करके रिपब्लिक स्टेट बना दिया जाता है पूरे के पूरे फ्रांस को। चलिए देखते हैं। लुइस 16 फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन को उस पर सिग्नेचर करके एक्सेप्ट तो कर लेते हैं, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं चल रहा होता है कि मेरे पावर को इस कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्या किया गया है, छीन लिया गया है। इसलिए वो ऑस्ट्रिया और प्रूस के साथ में सीक्रेट नेगोशिएशंस कर रहे होते हैं, यानी कि सीक्रेटली बातचीत कर रहे होते हैं कि ये कंट्रीज़ की हेल्प से वो अपने पावर को फिर से रीस्टेब्लिश कर लें, रीगेन कर लें, यानी कि जो पावर उनसे छीन लिया गया है वो पावर उनको वापस मिल जाए। इस बात का पता नेशनल असेंबली को चल जाता है और नेशनल असेंबली अप्रैल 1792 में एक ऑर्डर पास करती है और एक डिक्लेरेशन जारी करती है कि फ्रांस इन कंट्रीज़ के अगेंस्ट में वॉर लड़ेगा। ये बात पूरे के पूरे फ्रांस में फैल गई। फ्रांस में जितने भी सोसाइटी हैं उन सभी सेक्शंस में, यानी कि फ्रेंच सोसाइटी के जो सेक्शंस हैं उन सभी सेक्शंस में जो स्पेशली लोअर क्लास के लोग हैं और थर्ड स्टेट के लोग हैं वो लोग ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं इस डिसीजन से, और फिर लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं और इस वॉर में लड़े जाने वाले आर्मी में वो लोग क्या करते हैं कि उसको ज्वाइन करते हैं। ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पहली बार इंडिविजुअल राइट्स मिले हुए थे उस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, और उनका इंडिविजुअल राइट्स छीन लिया जाता अगर ऑस्ट्रिया और प्रूसिया जीत जाता और फ्रांस के जो मोनार्च हैं उनका पावर अगर रीएस्टेब्लिश हो जाता। तो इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं इस आर्मी को ज्वाइन करते हैं और ऑस्ट्रिया और प्रूसिया के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ना शुरू करते हैं। एक सॉन्ग भी है जिस सॉन्ग को ये लोग गाते हुए आगे बढ़ते हैं, जो इनको बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी करता है, जिसका नेम है मार्सिले, जिसको रॉजर डे लाइल ने कंपोज किया था। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हम लोग समझना है तो हम लोग समझ सकते हैं कि इंडिया में 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, और पार्टीशन ऑफ बंगाल के डिसीजन को रोकने के लिए बंगाल में जितने भी लोग थे उन सभी लोगों ने सड़कों पे उतर करके आंदोलन करना शुरू किया। और एक सॉन्ग है जिसको गाते हुए वो लोग फिरते थे, वंदे मातरम। वो वंदे मातरम इस टाइम पे हमारा नेशनल सॉन्ग बना हुआ है। उसी तरीके से उस टाइम पे 1792 के टाइम पे जो फ्रांस है, उस फ्रांस में जो लोग हैं इस वॉर के अगेंस्ट में लड़ना चाहते हैं, ये सभी लोग क्या करते हैं कि मार्सिले सॉन्ग को गाते हुए फिरते हैं रोड पे। और ये मार्सिले सॉन्ग फ्रांस का अब नेशनल एंथम भी बन चुका है। वॉर तो ऑस्ट्रिया और प्रूस हार जाता है, फ्रांस जीत जाता है, लेकिन फ्रांस को इस वॉर में इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। लेकिन थर्ड स्टेट के जो लोग हैं वो लोग तो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं अपने इंडिविजुअल राइट्स को बचाने के लिए।
क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से उनको इक्वालिटी मिला हुआ है, जो पहले क्लर्जी और नॉबल से ये लोग डिस्क्रिमिनेट किए जाते थे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से उनको इक्वालिटी मिला हुआ है। लेकिन थर्ड स्टेट में हमने देखा कि थर्ड स्टेट में जो एलीट क्लास और मिडिल क्लास में आते थे उन्हीं लोगों के फेवर में ये कॉन्स्टिट्यूशन था, लोअर क्लास के फेवर में ये कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा नहीं था। तो थर्ड स्टेट के जो लोअर क्लास के लोग हैं, स्पेशली जिसमें पॉटर्स, वॉच मेकर्स, सर्वेंट्स, डेली वेजेज वर्कर्स, ये सभी लोग आते हैं जो लोग टैक्स पे करने के कंडीशन में नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उनके वोटिंग राइट्स, उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होता है। ये सभी लोग फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से ऑलरेडी डिससेटिस्फाइड थे। तो ये सभी लोग चाहते थे कि ये जो रिवॉल्यूशन है, ये रिवॉल्यूशन को कंटिन्यू किया जाए, यानी कि वॉर तो हमने जीत लिया, लेकिन हमको क्या करना होगा कि अपने पॉलिटिकल राइट्स को और साथ में अपने वोटिंग राइट्स को पाने के लिए, रिगेन करने के लिए हम लोगों को किंग के अगेंस्ट में स्ट्रगल करना होगा। अब देखिए, उस टाइम पे फ्रेंच सोसाइटी में ढेर सारे पॉलिटिकल क्लब्स एक्टिव होते हैं जो वहाँ के पॉलिटिकल इश्यूज को क्या करते हैं, तो डिस्कस करते हैं और कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। थर्ड स्टेट के लोअर क्लास के लोग चाहते हैं कि हमारी जो बात है वो लोगों तक पहुंचाई जाए और ये रिवॉल्यूशन को कंटिन्यू किया जाए, आगे बढ़ाया जाए, किंग के अगेंस्ट में किया जाए, ताकि हमारे पास जो वोटिंग राइट्स नहीं है, जो हमको 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू नहीं मिला है, उस हमारे पास भी वोटिंग राइट्स होना चाहिए। इसको लेकर के एक जैकोबिन क्लब होता है जो ज़्यादा एक्टिव होता है। ढेर सारे क्लब होते हैं, एलीट क्लास के लिए अलग क्लब है, मिडिल क्लास के लिए अलग क्लब है, इंक्लूडिंग विमेन के लिए भी अलग क्लब है, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो जैकोबिन क्लब उनमें से एक ऐसा क्लब होता है जो फ्रेंच सोसाइटी के थर्ड स्टेट के लोअर क्लास को रिप्रेजेंट करता है, जिसके लीडर होते हैं मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर उस थर्ड स्टेट के लोअर क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं और ये बोलते हैं कि हम लोग इस वॉर को कंटिन्यू करेंगे, अपने किंग के अगेंस्ट में लड़ेंगे और अपने राइट्स को क्या करेंगे कि रिगेन करेंगे। अब देखिए क्या होता है, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के नेतृत्व में जो थर्ड स्टेट के जो लोग हैं, बेसिकली लोअर क्लास के जो लोग हैं, वो लोग किंग के अगेंस्ट में वॉर लड़ने की तैयारी शुरू कर देते हैं। इन लोगों के कुछ ड्रेस भी होते हैं, जिसमें से ये लोग क्या करते हैं कि स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स पहनते हैं, यानी कि ऐसा ट्राउज़र जिस पे ढेर सारी लाइनिंग्स बनी हुई होती हैं। रेड कैप पहनते हैं। रेड कैप लिबर्टी का सिंबल होता है। जब हम नेक्स्ट चैप्टर में सोशलिज्म इन यूरोप में पढ़ेंगे वहाँ पे कार्ल मार्क्स के बारे में, तो कार्ल मार्क्स ने आगे चल करके रेड को ही लिबर्टी का सिंबल मान लिया था। तो ये लोग रेड कैप भी पहनते हैं। रेड कैप और स्ट्रिप ट्राउज़र्स वुमेन के लिए अलाउ नहीं था। वुमेन भी चाहते थे कि हमारे पास जो राइट्स नहीं हैं, जो राइट्स सिर्फ वहाँ के मेल के पास में हैं, हमारे पास भी होने चाहिए, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर जैकोबिन क्लब के लीडर होते हैं और जैकोबिन क्लब के लीडर मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के नेतृत्व में वहाँ पे लोअर क्लास के लोग जो हैं वो क्या होते हैं, इनके साथ में मिल करके और किंग के अगेंस्ट में वॉर लड़ने की तैयारी शुरू कर देते हैं। अब देखिए, अगस्त 10 यानी कि 10 अगस्त को मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर अपने सोल्जर्स के साथ में, यानी बेसिकली जो वहाँ पे जो लोअर क्लास के जो लोग हैं उन लोगों के साथ में किंग के पैलेस पे अटैक कर देते हैं। और किंग के जो भी सपोर्टर्स हैं, जो भी उनके रक्षक हैं, वो सभी लोग क्या होते हैं कि उन सभी लोगों को ये लोग क्या कर देते हैं, मार देते हैं और किंग को हॉस्टाइल कर लेते हैं, यानी कि उनको बंधक बना लेते हैं। ये खबर पूरे के पूरे फ्रांस में फैल गई
और नेशनल असेंबली तुरंत एक ऑर्डर पास करती है, और ऑर्डर पास करके वहाँ पे जो किंग हैं लुइस 16 को वे लोग क्या कर लेते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं। यानी कि लुइस 16 जो फ्रांस के मोनार्च हैं उनको नेशनल असेंबली के ऑर्डर के द्वारा क्या कर लिया गया कि अरेस्ट कर लिया गया। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के नेतृत्व में जो रिवॉल्यूशन किंग के अगेंस्ट में किया गया, जिसमें किंग को कुछ टाइम के लिए बंधक बना लिया गया और फिर नेशनल असेंबली लुइस 16 को अरेस्ट कर लेती है, इस रिवॉल्यूशन के कुछ आउटकम भी देखने को मिलते हैं। जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है जैकोबिन क्लब के मेंबर्स का कि हमारे पास भी वोटिंग राइट्स होना चाहिए, ये भी एक आउटकम के फॉर्म में इस रिवॉल्यूशन के थ्रू देखने को मिलता है। जब ये रिवॉल्यूशन ख़त्म होता है किंग के अरेस्ट के साथ में, तो उसके बाद में फ्रांस में नया इलेक्शन होता है, यानी कि न्यू इलेक्शन कराया गया फ्रांस में। और इस नए इलेक्शन में एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलता है इस सिस्टम में। पहले क्या था कि पहले जो इलेक्शन हुआ था उसमें जो लोग 3 दिनों की सैलरी के समान, जो वहाँ पे नॉर्मल जो वर्कर थे उनके 3 दिनों के सैलरी के समान जो लोग टैक्स पे करते थे, उन्हीं लोगों के पास वोटिंग राइट्स था। और मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर का कहना था कि हमारे पास भी वोटिंग राइट्स होना चाहिए जो लोग नॉन टैक्स पेयर हैं। तो इस इलेक्शन में सिस्टम आया कि दोज सिटीजन्स हु आर नॉट लेस देन 21 ईयर्स ऑफ एज शैल हैव राइट टू वोट इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर इकोनॉमिक कंडीशन। यानी कि अब से फ्रांस के हर सिटीजन के पास में जिनकी एज 21 ईयर या 21 ईयर से अधिक होगी, पहले 25 था अब 21 हो गया, 21 ईयर से 21 ईयर से अधिक होगी, उनके पास वोटिंग राइट्स होगा, भले ही वो टैक्स पे कर रहे हों या टैक्स पे नहीं कर रहे हों, या फिर उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी भी हो। तो नया इलेक्शन होता है, और नया इलेक्शन जब होता है तो जो पहले नेशनल असेंबली एग्जिस्ट करती है उस नेशनल असेंबली को हटा दिया जाता है और बोला जाता है कि अब से नेशनल असेंबली का नेम होगा कन्वेंशन। यानी कि जो नेशनल असेंबली पहले लेजिस्लेचर होता है, अब फ्रांस का लेजिस्लेचर नेशनल असेंबली ना होकर के इसी का नाम चेंज कर दिया गया, कन्वेंशन हो गया। और 21 सितंबर 1792 को फ्रांस को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची से रिपब्लिक स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया। यानी कि कन्वेंशन क्या करता है, 21 सितंबर 1792 को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची के सिस्टम को अबॉलिश करता है और उसके बाद में पूरे के पूरे फ्रांस को रिपब्लिक स्टेट डिक्लेयर कर देता है। चलिए देखते हैं कि रिपब्लिक का मतलब क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची का मतलब है कि जो मोनार्च होंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में ही कोई भी डिसीजन लेना होगा तो लेंगे, यानी कि उनको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही वर्क करना होगा। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, देखिए रिपब्लिक का मतलब समझना है तो हम 2 कंट्री का एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं। एक लेते हैं हम लोग इंडिया का, और एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग यूके का, यूनाइटेड किंगडम का। हम लोग को पता है कि ये जो दोनों कंट्रीज़ हैं, इन दोनों कंट्रीज़ में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कंट्री के, नेशन के 2 हेड होते हैं। एक होते हैं नॉमिनल हेड और एक होते हैं रियल हेड। यहाँ भी सेम सिस्टम होता है, यूके में भी, दोनों जगह अगर है तो यहाँ भी एक नॉमिनल हेड होंगे और एक रियल हेड होंगे। यूके में नॉमिनल हेड के पोस्ट पे वहाँ के किंग या क्वीन होती हैं, और रियल हेड के पोस्ट पे वहाँ के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इंडिया में भी यही सिस्टम है। यहाँ पे नॉमिनल हेड के पोजीशन पे यहाँ के प्रेसिडेंट होते हैं, और रियल हेड के पोस्ट पे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। नॉमिनल हेड मतलब कि कहने के लिए हेड हैं, और रियल में जो हेड है वो कौन है, प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन अगर हम बात करें कि इंडिया का हेड कौन है, तो हम बोलते हैं कि प्रेसिडेंट ही हेड हैं। यूके का हेड कौन है, तो किंग या क्वीन है। लेकिन
हमको रिपब्लिक को समझना है तो इन दोनों कंट्री के थ्रू समझ सकते हैं। तो देखिए, इंडिया में जो हेड हैं, इंक्लूडिंग रियल हेड एंड नॉमिनल हेड, इन दोनों लोगों का अपॉइंटमेंट जो है वो इलेक्शन के थ्रू ही होता है, चाहे वो डायरेक्ट इलेक्शन हो चाहे वो इनडायरेक्ट इलेक्शन हो। लेकिन जो यूके है वहाँ पे क्या होता है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इनका जो अपॉइंटमेंट है वो तो इलेक्शन के थ्रू होता है, लेकिन किंग या क्वीन का वहाँ पे इलेक्शन नहीं होता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं कि इंडिया में नॉमिनल हेड और रियल हेड, यानी कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो हेड हैं, बेसिकली मेन माने जाते हैं प्रेसिडेंट हमारे, उनका भी इलेक्शन होता है। लेकिन यूके में सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होता है, किंग और क्वीन का इलेक्शन नहीं होता है। यानी कि जिनको हेड माना गया है उनका इलेक्शन नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट का इलेक्शन हो रहा है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो गवर्नमेंट के हेड हैं उनका भी इलेक्शन हो रहा है, और जो बेसिकली नेशन के हेड माने गए हैं प्रेसिडेंट, उनका भी इलेक्शन हो रहा है। तो रिपब्लिक का मतलब होता है कि रिपब्लिक इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और अ पॉलिटिकल सिस्टम इन विच द हेड ऑफ द स्टेट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट आर इलेक्टेड थ्रू इलेक्शंस। मतलब कि एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हेड ऑफ द गवर्नमेंट और हेड ऑफ द स्टेट, इन दोनों लोगों का क्या होगा, इलेक्शन होगा। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया क्या है, रिपब्लिक है, और यूके क्या है, वह रिपब्लिक स्टेट नहीं है। इसके थ्रू हम फ्रांस को भी समझ सकते हैं कि फ्रांस में क्या था कि पहले जो मोनार्च थे, वो मोनार्च बेसिकली उनका इलेक्शन नहीं होता था, वो लोग हेरिडेटरी बेसिस पे ही सेलेक्ट किए जाते थे। जैसे यूके में भी क्या है कि जो किंग और क्वीन हैं उनका इलेक्शन नहीं होता है, हेरिडेटरी के ही बेसिस पे ये लोग क्या होते हैं, किंग या नेक्स्ट क्वीन या नेक्स्ट किंग ये लोग बनते रहते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट जो अभी हमारी द्रौपदी मुर्मू हैं और उससे पहले भी जो रामनाथ कोविंद थे, इन सभी लोगों का इलेक्शन होता है, और नेक्स्ट जो प्रेसिडेंट बनेंगे वो हेरिडेटरी बेसिस पे नहीं, वो भी इलेक्शन के थ्रू ही बनेंगे। तो फ्रांस को क्या किया गया कि रिपब्लिक स्टेट बना दिया गया। मतलब कि जो वहाँ पे लेजिस्लेचर है वो तो कन्वेंशन होगा, जो जुडिशरी है वहाँ पे कोर्ट होगी ही, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव है उस एग्जीक्यूटिव में एक लीडर होगा जो वहाँ के कन्वेंशन के द्वारा इलेक्ट किया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है। तो फ्रांस को रिपब्लिक स्टेट मान लिया गया और फ्रांस रिपब्लिक स्टेट बन गया, तो इसका मतलब कि जो किंग जो हैं उनके पोस्ट को हटा दिया गया और बोला गया कि अब से यहाँ पर एक लीडर होगा, वह लीडर क्या करेगा, पूरे के पूरे फ्रांस को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। जैकोबिन क्लब के जो मेंबर्स थे वो लोग इस इलेक्शन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, और बढ़ चढ़ के जब हिस्सा लेते हैं तो उसके बाद में वहाँ के जो कन्वेंशन है उस कन्वेंशन में ज़्यादा मेंबर्स जो हैं वो जैकोबिन क्लब के मेंबर्स ही होते हैं, और वो लोग अपना लीडर मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर को डिक्लेयर करते हैं। तो अब से एग्जीक्यूटिव के जो हेड हैं वो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर हो गए हैं, जिनके शासनकाल को द रेन ऑफ टेरर के नाम से जाना जाता है। लुइस 16 का क्या होता है? तो लुइस 16 जो हैं, लुइस 16 को 21 जनवरी 1793 को पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, फांसी दे दिया जाता है, और कुछ टाइम बाद जो उनकी वाइफ होती हैं मैरी एंटोनेट, उनके साथ भी ऐसा ही किया जाता है। और उसके बाद में फ्रांस के नए रूलर मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर फ्रांस के शासन को संभालते हैं। मैक्सिमिलियन के शासनकाल को द रेन ऑफ टेरर के नाम से जाना जाता है। चलिए समझते हैं इनके शासनकाल को। द रेन ऑफ टेरर यानी कि आतंक का शासन। ये टाइम पीरियड जो है ये 1793 से बेसिकली 1794 तक चला था। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर जो हैं ये क्या करते हैं कि एक पॉलिसी को फॉलो करते हैं जो था सेवर कंट्रोल एंड पनिशमेंट, जिसका मतलब है कि ये क्या करेंगे कि लोगों को हार्शली कंट्रोल करेंगे और पनिशमेंट भी देंगे, तो ऐसा पनिश करेंगे कि लोग उसको याद रखेंगे और गलती नहीं करेंगे।
इसको लेकर के मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर जो हैं ये बेसिकली क्या करते हैं कि बहुत सारे मिस्टेक्स कर बैठते हैं, जैसे कि इन्हीं के पार्टी के जो मेंबर्स हैं, जो लोग इनसे डिसएग्री होते हैं उन्हें, या फिर जो क्लर्जी और नॉबल्स हैं जिनको ये अपना दुश्मन समझते हैं, थर्ड स्टेट से बिलोंग करते हैं बेसिकली लोअर से, तो इनका मानना होता है कि जो लोग इलीट क्लास के लोग हैं ये हमारे क्या हैं, दुश्मन हैं, ये हमारे पावर को छीनना चाहते हैं। तो जो भी लोग इनके अगेंस्ट में होते हैं उनको ये क्या करते हैं, अरेस्ट करवा देते हैं और उनके ऊपर केस चलवाते हैं। और जो वहाँ की जुडिशरी है जो इन्हीं के कंट्रोल में होती है, वो क्या करती है कि इनके कंट्रोल में होने की वजह से वो क्या करती है कि उनके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगवाती है और उनको गिलोटीन कर दिया जाता है। गिलोटीन क्या होता है, तो द गिलोटीन जो है, गिलोटीन इज़ बेसिकली अ डिवाइस comprising of two poles and a single blade with which the person was beheaded। यानी कि वो बेसिकली 2 पोल्स होते थे उसमें और ऊपर से एक ब्लेड लगा हुआ होता था जिसमें किसी जो व्यक्ति है जिसको पनिश किया जाना है उसके सिर को वहाँ पे लगाते थे और बड़ा सा पत्थर होता था जिसकी वजह से वो ब्लेड ऊपर से नीचे आता था और उसका जो गर्दन है वो बिल्कुल कट जाता था। इस तरीके से वो जो रोबेस्पियर हैं वो वहाँ के लोगों को पनिश करते थे, जो लोग भी उनके अगेंस्ट में होते थे। इन्होंने कुछ और भी पॉलिसी बनाई थी, जैसे इन्होंने क्या किया कि वहाँ की जो सब्सिस्टेंस क्राइसिस है उसको डील करने के लिए उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स थे, बेसिकली जो ब्रेड है, उसके प्राइस को इन्होंने क्या कर दिया कि सेल कर दिया, यानी कि सेलिंग द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि उन सारे प्रोडक्ट्स के प्राइसेज को उन्होंने क्या कर दिया, सीमित कर दिया कि वो इससे अधिक नहीं बेचे जाएंगे। और आम आदमी के खाने के लिए उन्होंने क्या किया कि मीट और ब्रेड को उन्होंने क्या किया कि राशन करवा दिया, यानी कि राशन के थ्रू उन सभी लोगों को कम दामों पे प्रोवाइड करवाया, यानी कि मीट एंड ब्रेड वर राशन। तो कुछ अच्छे काम भी इन्होंने किए, लेकिन लोगों के फ्रीडम को इन्होंने छीना भी, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। जो एडिटर्स, जो रिपोर्टर्स इनके अगेंस्ट में कुछ छाप भी देते थे तो उनको भी गिलोटीन करवा दिया जाता था इनके शासनकाल में। इसीलिए इनके शासनकाल को द रेन ऑफ टेरर के नाम से जाना जाता है कि इन्होंने सेवियर कंट्रोल एंड सेवियर पनिशमेंट की पॉलिसी को क्या किया, फॉलो किया। और कुछ अच्छे काम में देखें तो इन्होंने क्या किया कि प्राइस जो है उसको लिमिट में करवा दिया कि इससे अधिक में कोई नहीं बेचेगा, और लोगों के खाने के लिए मीट एंड ब्रेड को उन्होंने क्या कर दिया कि राशन करवा दिया। कुछ और भी काम किए इन्होंने। एक काम किया कि जो लोग वाइट फ्लोर, यानी कि जो लोग आटे का यूज करते थे जो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता था, उसको इन्होंने क्या कर दिया कि बैन करवा दिया कि अब से कोई उनका यूज नहीं करेगा। और नेक्स्ट चीज़ इन्होंने बोला कि सभी लोग, एक टाइप की रोटी होती थी जिसको इक्वल ब्रेड के नाम से जाना जाता है, कि सभी लोग उसी रोटी का यूज करेंगे ताकि सभी लोग क्या कर सकें, सरवाइव कर सकें। तो इसको लेकर के इन्होंने कुछ डिसीजंस तो लिए थे, लेकिन इसके बाद में क्या होता है कि बेसिकली जो इनके लोग होते हैं रोबेस्पियर के, वो लोग थोड़े से मॉडरेट होने के लिए डिमांड करने लगते हैं कि हम थोड़े लोग मॉडरेशन की डिमांड करने लगते हैं कि इतना हार्श डिसिप्लिन ये लोग फेस नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से इन्हीं के लोग, इन्हीं के पार्टी के लोग रोबेस्पियर के अगेंस्ट में हो जाते हैं, और अगेंस्ट में होने की वजह से रोबेस्पियर को अरेस्ट कर लिया जाता है और फिर इनको भी जुलाई 1794 में इनको भी गिलोटीन कर दिया जाता है। अब देखिए, फ्रांस में पिछले कुछ समय में ढेर सारे चेंजेस देखने को मिले हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद में कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची हो गया फ्रांस, उसके बाद में फिर से एक रिवॉल्यूशन होता है, फिर उसके बाद में फ्रांस जो है वो एक रिपब्लिक स्टेट बन जाता है, फिर उसके बाद में द रेन ऑफ टेरर आ गया, और फिर उसके बाद में एक फिर से नया कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया जाता है, वहाँ के कन्वेंशन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है। उस नए कॉन्स्टिट्यूशन में वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम को कम्प्लीटली चेंज कर दिया जाता है। देखिए, जैकोबिन क्लब के मेंबर थे, बेसिकली लीडर थे रोबेस्पियर।
इसलिए लोअर क्लास के लोगों को राइट्स मिले हुए थे वोटिंग राइट्स का। लेकिन जैसे ही जैकोबिन रूल जो है वो फॉल होता है, उसके बाद में अब क्या होता है कि जो एलीट क्लास के लोग होते हैं, जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, वो लोग फिर से पॉलिटिकली एक्टिव हो जाते हैं और ये लोग नया कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस करते हैं। और उस नए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविजंस होते हैं जो लोअर क्लास के पावर को या फिर राइट्स को कुछ हद तक छीन लेते हैं। जैसे देखते हैं पहला क्या होता है। तो सबसे पहले तो ये लोग बोलते हैं कि जिन लोग के पास प्रॉपर्टी नहीं है उन लोग के पास वोटिंग राइट्स नहीं होगा। तो जो पहले हमने देखा 1792 में, उस टाइम पे जो इलेक्शन होता है कि जिन लोग की एज 21 ईयर्स और 21 ईयर्स से अधिक होगी उन लोग के पास वोटिंग राइट्स होगा, भले ही उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी भी हो। लेकिन अब फिर से नए कॉन्स्टिट्यूशन में सिस्टम आ गया कि अब से जिन लोग के पास प्रॉपर्टी नहीं होगी उन लोगों के पास वोटिंग राइट्स नहीं होगा। और दूसरा, पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलता है। वो चेंज क्या होता है तो चलिए समझते हैं। हमको पता है कि 1791 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो वहाँ पर एक जुडिशरी थी, एग्जीक्यूटिव था और लेजिस्लेचर था। 1791 में नेशनल असेंबली है और 1792 में कन्वेंशन हो गया यहाँ के लेजिस्लेचर की फॉर्म में। लेकिन 1794 में क्या होता है कि जब रॉबेस्पियर को गिलोटिन कर दिया जाता है तो उसके बाद में कन्वेंशन को हटा दिया जाता है और बोला जाता है कि अब से यहाँ पर 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल होंगे, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी, लेजिस्लेटिव काउंसिल 2 होगी। और ये दोनों लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या करेंगे कि इलेक्ट करके एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट करेंगे। और एग्जीक्यूटिव में क्या होंगे कि 5 मेंबर्स होंगे और इन लोगों को बोला जाएगा डायरेक्टिव रूल्स, यानी कि ये बेसिकली डायरेक्टर्स होंगे और ये पांचों लोग जो हैं वो एग्जीक्यूटिव के फॉर्म में होंगे और पांचों लोग के पास इक्वल पावर होगा। और ये लोग जब डिसीजन लेंगे तो वोटिंग करके डिसीजन लेंगे, यानी कि लेजिस्लेचर की फॉर्म में वहाँ पे 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी जिनसे जो इसमें मेंबर्स होंगे ये लोग इन 5 मेंबर्स को अपॉइंट करेंगे और ये पांचों मेंबर्स जो हैं ये क्या करेंगे कि फ्रांस के लिए डिसीजन लेंगे। और ये पांचों लोग के पास इक्वल पावर होंगे और वोटिंग के थ्रू ही ये लोग क्या लेंगे, डिसीजन लेंगे। यहाँ पे 5 मेंबर्स क्यों लाए गए? तो जब हमने देखा कि जैकोबिन क्लब ने जब क्रांति की, रिवॉल्यूशन किया और उसके बाद में जब वहाँ पे सेटअप हुआ तो वहाँ पे एग्जीक्यूटिव में सिर्फ एक ही व्यक्ति थे, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, और वो अकेले डिसीजन लेते थे, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सारे ऐसे डिसीजन लिए हैं जिसको बोला गया रेन ऑफ टेरर। इसलिए बोला गया कि अब से एक नहीं होगा, यानी कि पावर जो है वो किसी एक के हाथ में नहीं होना चाहिए, कम से कम 5 के हाथ में रहेगा। तो जो डिसीजन लिया जाएगा वो डिसीजन मीटिंग के थ्रू, डिस्कशन के थ्रू होगा तो डिसीजन बेटर होगा। लेकिन ये जो सिस्टम है ये सिस्टम ठीक तरीके से काम नहीं करता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल और जो वहाँ पे डायरेक्टरी है उसके बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं डिसीजन को लेकर के, क्योंकि हम लोग को पता है कि सबसे पहले डिसीजन लिया जाता है, फिर उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा पास किया जाता है और फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल जो जिस डिसीजन को पास कर देती है उसके बाद में एग्जीक्यूटिव उन डिसीजंस को क्या करती है कि पूरे फ्रांस में इम्पोज करती है, लागू करती है। यही सिस्टम होता है। तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के लेवल पे चेंजेस देखने को मिलते हैं, जुडिशरी के लेवल पे सेम टू सेम वही सिस्टम होता है। अब देखिए समझते हैं कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को क्या किया गया कि इस नए कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू चेंज कर दिया गया। लेकिन जब ये सिस्टम ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा था तो इसके बाद भी तो बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी। तो इसके बाद भी फ्रांस में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट के वजह से ही वहाँ पे जो मिलिट्री कमांडर नेपोलियन बोनापार्ट होते हैं वो एक टाइम बाद इस पूरे के पूरे फ्रांस को क्या कर लेते हैं, अपने कंट्रोल में ले लेते हैं और फिर फ्रांस में अपना एक डिक्टेटर रूल क्या करते हैं, बहुत ही लंबे समय तक चलाते हैं। तो बेसिकली हम समझ सकते हैं कि 1794 में जो नया कॉन्स्टिट्यूशन था वो ठीक तरीके से
वर्क नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से आगे चल के नेपोलियन जैसा डिक्टेटर पूरे के पूरे फ्रांस को क्या कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है। इस पूरे चैप्टर में फ्रांस के बारे में इतना ही बताया गया है। लेकिन फ्रांस जो है उसने कई बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया है और उसने अपने पॉलिटिकल सिस्टम को कई बार उसने चेंज किया है। और फ्रांस जो है बेसिकली लेबोरेटरी ऑफ पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसने कई बार पॉलिटिकल सिस्टम को अलग अलग तरीके से एडॉप्ट किया है। फ्रांस अभी रिपब्लिक है, अभी तक हमने देखा, लेकिन अगर हम आज के टाइम पे देखें तो फ्रांस जो है कुछ टाइम पहले प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फॉर्म में था, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फॉर्म में था, और अब जो यही फ्रांस है आज के टाइम पे सेमी प्रेसिडेंशियल या फिर हाइब्रिड सिस्टम के फॉर्म में हम लोग देखने को मिलता है फ्रांस। ये आपके बुक में अभी तक इतना ही बताया गया है, तो हम लोग यहीं तक रखते हैं। और फिर कुछ टॉपिक्स ऐसे जो छूट गए हैं, वुमेन रिवॉल्यूशन जो वुमेन के लिए किया जाता है वहाँ की वुमेन के द्वारा, फिर स्लेवरी का जो अबॉलिशन है वो, और भी एक दो टॉपिक हैं जो छूट गए हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।